उजाले का रंग हूं मैं, सोचने का ढंग हूं मैं, आंखों की रोशनी हूं मैं, विचारों की लेखनी हूं मैं, वक्त की रफ्तार हूं मैं, सुबह का अखबार हूं मैं, बिंदु की महिमा हूं मैं, शून्य की गरिमा हूं मैं, पग पग बढ़ते भारत की ताकत का सम्मान हूं मैं, विज्ञान हूं मैं। जी हां, मैं विज्ञान हूं। पहिए से शुरू हुई मेरी यात्रा आज चांद सितारों से भी आगे पहुंच चुकी है। मनुष्य की कई ऐसी सोच जो कभी कोरी कल्पना लगती थी, हमने मिलकर हकीकत बनाया। इंसान की सोच जैसे जैसे बढ़ती गई, मैं उसकी दुनिया से जुड़ता गया। आज मैं किसी न किसी रूप में हर इंसानी जिंदगी में शामिल हूं। मेरे इस विशाल अस्तित्व के दायरे में आज पूरी दुनिया है। पर एक देश जो आज भी मेरे दिल के करीब है, वो है भारत। ये भारत ही है जिसने मुझे एक ऐसा आधार दिया जिस पर खड़ा होकर मैं यहां तक पहुंच पाया। आज जब लोग 0101 वाली डिजिटल दुनिया को देखकर मेरी वाहवाही करते हैं, तो मुझे भारत की याद आती है। अगर इसने अपना शून्य मुझे नहीं दिया होता, तो शायद आज ये डिजिटल दुनिया ही नहीं होती। जब लोग चांद पर पहुंचने के लिए मेरी मिसाल देते हैं, तब मुझे याद आता है दशमलव। जो भारत ने ना दिया होता, तो हम शायद चांद की दूरी का अनुमान ही नहीं लगा पाते। मुझे मेरी पहचान देने वाले इस देश भारत ने जब मुझे एक 12 डिब्बों वाली ट्रेन में समेटना चाहा, तो पहले तो मुझे अजीब लगा। पर 100 करोड़ के इस देश में ट्रेन ही शायद एक ऐसी चीज थी जो मुझे काफी हद तक आम आदमी से जोड़ सकती थी। और इस तरह शुरू हुआ मेरे इतिहास, वर्तमान और भविष्य को रेल के 12 डिब्बों में समेटने का अभियान। हर डिब्बे को पहचान दी गई। एक में मेरा इतिहास, तो दूसरे में पर्यावरण, एक में दूरसंचार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास की गाथा, तो दूसरे में कृषि अनुसंधान की चुनौतियां। किसी में रक्षा अनुसंधान पर जानकारियां, तो किसी में CSIR द्वारा टेक्नोलॉजी को जनजीवन तक पहुंचाने की कहानी। मुझे ये आइडिया पसंद आया और फिर मैं निकल पड़ा अपने लंबे सफर पर। पहली बार मुझ में एक उत्साह था, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिकों के बीच मुझे कभी वो रोमांच महसूस नहीं हुआ जो एक आम आदमी के आंखों की चमक, उसकी उत्सुकता और मुझे समझ पाने की वजह से उसके चेहरे पर आई खुशी को देखकर हुआ। आज मैं वही अनुभव आपसे बांटना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ठीक से समझना है, तो मुझे एक आम आदमी की नजरों से देखना होगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस ट्रेन के पहले डिब्बे में, जहाँ अभी अभी एक परिवार आया है। चलिए आज मुझे इनकी नजरों से देखिए। पापा, जीरो और डेसिमल तो मैंने सुना था कि ये पहले इंडिया ने डिस्कवर किया था, पर ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, क्या ये हमने पता लगाया था? बिल्कुल, हमने ही पता लगाया था। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 यानी 3.14। हम्म। कम ऑन पापा,
मैथ्स में हाईएस्ट आया था मुझे। हाईएस्ट आया था मुझे। अच्छा ये बताओ कि ये कौन है? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। ऐसे पढ़कर तो कोई भी बता देगा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, ये इंडिया के सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन थे ना। रामानुजन। भारतीय गणित के पिता आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन तक भारत में गणित के क्षेत्र में हुई खोजों ने पूरे विश्व में मुझे गति दी है। अगर आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू खोजकर मुझे नई दिशा दी, तो रामानुजन ने इंग्लैंड के मशहूर मैथमेटिशियन G.H. हार्डी के साथ मिलकर नंबर पार्टीशन का सिद्धांत देकर गणित को एक नया आयाम दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टीशन थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक संख्या छोटी संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जैसे 4 को 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 या 1 जमा 1 जमा 2 या 2 जमा 2 या 1 जमा 3 या फिर 4 के रूप में, यानी कुल 5 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात हो सकती है कि कोपरनिकस से भी पूर्व, आज से लगभग 1500 साल पहले, आर्यभट्ट ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का संकेत दे दिया था, जिसमें सूर्य के चारों तरफ धरती के घूमने की बात कही गई थी। अगर बात भारत में मेरे इतिहास की हो रही हो, तो ब्रह्मगुप्त के जिक्र के बिना यह अधूरी है, क्योंकि इनकी शून्य की परिकल्पना के बिना शायद हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये ब्रह्मगुप्त ही थे जिन्होंने पहल अलजेब्रा का इस्तेमाल ग्रहों की स्थिति और चांद तथा सूर्य ग्रहण के सही समय को ज्ञात करने के लिए किया। रवि, राहुल, यहाँ आओ। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये क्या है पापा? बेटा ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे? बेटा ये बहुत पुराने जमाने के हैं। सुश्रुत नाम के एक शल्य चिकित्सक हुए हैं, यानी कि सर्जन। वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ऑपरेशंस किया करते थे और छोटे छोटे फ्रैक्चर्स और प्लास्टिक सर्जरी में उनको महारत हासिल थी। विश्वास ही नहीं होता, प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज, और वो भी इतने साल पहले। पर पापा हमें कैसे पता चला जब उन्होंने इतने साल पहले किया है सब कुछ? बेटा उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसी में इस बात का जिक्र है। अच्छा एक बात नोटिस की तुमने कि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसी पक्षी या जानवर की शक्ल के हैं? अरे हाँ, सच में। और ये सारी बातें विज्ञान रेल के इस पहले डिब्बे में बखूबी बताई गई हैं। विज्ञान रेल के इस पहले डिब्बे में भारत में मेरे इतिहास की कई ऐसी झलकियां मिलती हैं जो अचंभे में डालने वाली हैं। भारत के दिलो दिमाग में मेरी बसर कितनी पुरानी है, इसका तो अंदाजा कई बार मुझे भी खुद नहीं हो पाता। हड़प्पा युग, अर्बन प्लानिंग, पॉटरी मेकिंग से लेकर मेटल कास्टिंग तक में आधुनिक सोच की झलक मिलती है। 5वीं शताब्दी में बना ये लौह स्तंभ तो आज भी इस बात का गवाह है कि यहाँ मेरी जड़ें कितनी गहरी हैं। 23 फुट लंबे इस स्तंभ ने 1500 मानसून देखे हैं और जंग का नामो निशान नहीं। ये स्तंभ आज भी भारतीय मेटलर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण है। धूप छांव की मदद से समय का सही अनुमान लगाने वाला सवाई जयसिंह का जंतर मंतर तो आपने देखा ही होगा। जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह की इस ऑब्जर्वेटरी का सन डायल विश्व भर में सबसे बड़ा है। भारत में मेरी इस विरासत को आधुनिक समय में कई वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, जिनमें सीवी रमन, एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जे.सी. बोस, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी जैसे कई नाम शामिल हैं। और इसमें महिला वैज्ञानिक भी पीछे नहीं रही हैं, जिनमें से प्रमुख हैं के रोहतगी मुखर्जी, मंजू शर्मा,
ए भानुमति, ओशिमा चटर्जी, इंदिरा हिंदुजा, मंजू राय और कल्पना चावला। रवि, तुमने ये देखा? मुझे तो पता ही नहीं था। इतनी सारी विमेन साइंटिस्ट हुई हैं, और वो भी हमारी कंट्री में। भाई तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें फिल्मी मैगजीन्स और टीवी सीरियल से फुर्सत मिले तब ना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी 12वीं तक साइंस पढ़ा है, और राहुल को साइंस का होमवर्क कौन कराता है? हाँ पापा, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। चलो बाबा, मान लेते हैं कि तुम्हारी मम्मी ग्रेट हैं, ग्रेट। अब चलें अगले डिब्बे में? अब चलो। आप पापा, हाँ बेटा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो पापा को भी नहीं पता होगा। वेरी फनी। मैं बताता हूँ बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का मतलब है कि इस तरह के डेवलपमेंट्स करना जिनसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेड़ पौधे, पानी वगैरह पूरी तरह से नष्ट न होने पाए। पता है ना, कल दादाजी बता रहे थे कि किस तरह हमारी गांव की जमीन के पानी का स्तर नीचे हो गया है। पता है क्यों? क्यों पापा? क्योंकि हमारे गांव के लोग कई साल तक एक ही तरह की फसल लगाते रहे, जैसे चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चावल। और ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनमें पानी की खपत ज्यादा होती है, और पानी मिलता है जमीन से। कई साल तक लगातार एक ही तरह की फसल लगाने के कारण हालत ये हो गई है कि जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, और अब काफी खुदाई करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिससे पानी कम खर्च हो। हाँ, हमें चिकपी या चना वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की खपत कम होती है। ओके, मतलब अगर हम ऐसी खेती करें जिससे उपज भी ठीक मिले और जमीन के नीचे का पानी भी वेस्ट ना हो, तो वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल। यही बात अगर हर कोई समझ ले तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। कितना कुछ है हमारे इस पर्यावरण में, और प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से हम सबको एक दूसरे से जोड़ रखा है। हर का एक दूसरे पर नियंत्रण है, जिसे हम पर्यावरण का संतुलन कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य ये नहीं कि हम प्री इंडस्ट्रियल एरा में लौट जाएं, पर उद्योग और व्यापार से होने वाली आर्थिक उन्नति के साथ साथ उसकी समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना जरूरी है। चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो या वेस्ट लैंड का एफोरेस्टेशन हो, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कदम हो या नेशनल रिवर एक्शन प्लान हो, प्रदूषण से बचाव के प्रयास हो या पेड़ों को बचाने के लिए चिपकू आंदोलन हो, हमें कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी साथ लेकर चलना होगा। और इस प्रयास में मेरा इस्तेमाल जैसे भी किया जाए मुझे खुशी होगी। पर अफसोस तब होता है जब पर्यावरण या उसके संतुलन को बिगाड़ने का जिम्मेदार मुझे यानी विज्ञान को ठहराया जाता है। अब जैसे परमाणु बम की ही बात लीजिए, इसके लिए मुझे आज तक दोषी ठहराया जाता है। पर जब आप विज्ञान रेल के इस तीसरे डिब्बे में प्रवेश करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल बिजली उत्पादन से लेकर चिकित्सा आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है। और राहुल भी यही समझने की कोशिश कर रहा है अपने पापा रवि से। पापा, ये एटॉमिक एनर्जी क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी? तुमने एटम के बारे में पढ़ा? हाँ। फिर तो ये भी पढ़ा होगा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है,
और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है ऑर्बिट में। हाँ, करेक्ट। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ऐसे एटम्स को हम रेडियो एक्टिव एटम्स कहते हैं और ऐसे एटम्स के न्यूक्लियस पर जब न्यूट्रॉन अपना प्रहार करता है तो यह न्यूक्लियस दो भागों में खंडित हो जाता है और इस प्रोसेस में काफी मात्रा में हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं ना? ओह, सचमुच? लगता है कि तुमने भी 12वीं कक्षा तक साइंस पढ़ी है। तो पापा, ये एनर्जी जो न्यूक्लियर फिशन से निकलती है उसे ही एटॉमिक एनर्जी कहते हैं? हाँ बेटा, इसे न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। और पता है, ये न्यूक्लियर फिशन एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मतलब शुरू हुआ तो रुकता नहीं। इस तरह न्यूक्लियस जो टूटे हैं उन्हें न्यूट्रॉन फिर से तोड़ देता है। इस तरह 2 न्यूक्लियस जो टूटे थे उसके 4 बनते हैं, 4 से 8 और ये क्रम चलता रहता है और फिर बूम यानी कि एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब? हाँ, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब भी न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर ही बना है, पर अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इससे जो हीट निकलती है उससे बिजली पैदा की जा सकती है, जिसे हम न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक पावर कहते हैं। समझे? हाँ पापा, बिल्कुल। जो बात राहुल ने इतने आराम से समझ ली, क्या आपने भी समझा? अगर नहीं तो जान लीजिए कि आज परमाणु शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कई ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है जहां शायद आप सोच भी नहीं सकते। आज भारत के पास न सिर्फ 14 परमाणु बिजली घर हैं, जिनसे हम आज 20,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष कर पा रहे हैं, बल्कि हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल खेती और चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। आज परमाणु ऊर्जा के संयमित इस्तेमाल से कैंसर तक का भी इलाज किया जा रहा है। खेती के क्षेत्र में बीजों को रेडिएशन की मदद से उपचारित कर उन्हें उन्नत और स्वस्थ बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की अत्यंत संतुलित मात्रा को शरीर के अंदर देकर कई रोगों का उपचार किया जा रहा है। कई अस्पतालों में तो न्यूक्लियर मेडिसिन की विशेष शाखाएं खोली गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस परमाणु ऊर्जा के गलत इस्तेमाल के लिए मुझे कोसा जाता है, आने वाले समय में इसके सामाजिक उपयोग के लिए मुझे याद भी किया जाएगा। वैसे तो मेरी सीमाएं अनंत हैं, पर समय सीमित है। इस विज्ञान रेल के बाकी डिब्बों में मेरे कई और पहलुओं से आपकी मुलाकात करानी है। इसलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई नजर और नई परख के साथ।